दोस्तों, वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो अब तक हम बेसिक इंट्रो को समझते हुए 5.1, 5.2 को सॉल्व आउट करते हुए 5.3 तक आ चुके थे और लास्ट के वीडियो में हमने 5.3 की स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आई होप वो समझ में आ गए होंगे। देयरआफ्टर हम इसके बचे हुए लास्ट के 4 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। तो ये जो चारों क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ये चारों क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से समझना है और इनको अच्छे से रिवाइज भी करना है और इनका वापस से मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, find the sum of all the number which are divisible by 3 between 1 to 1000। तो हमें फाइंड क्या करना है कि हमें ये बताया गया है कि आपको टोटल निकालना है, सम निकालना है, बट किनका निकालना है? 1 से लेके 1000 तक सारे जो नंबर है उनमें से ओनली वो नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, केवल वही नंबर का योग करना है हमें जो कि 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, पूरी तरह उनका या 3 की टेबल में जिनसे 3 से डिवाइड किया जा सके। क्लियर है क्वेश्चन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि 3 से डिविजिबल बाय नंबर मतलब 1 से लेकर जो 1000 तक जो नंबर है, जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 से लेके 1000 तक जो नंबर्स हैं, क्या वो सभी के सभी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? नहीं, हमें तो ये पता है कि केवल 3 से वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जो 3 की टेबल में आते हैं। तो 1 और 2 जैसे कि 1 और 2 3 से डिवाइड नहीं होते, तो हम इनको हमारी एपी में नहीं ले सकते। हमारी समांतर श्रेणी 1 2 से स्टार्ट नहीं हो सकती है। हमें वो नंबर सोचने होंगे जो 3 से डिवाइड हो सके। तो डेफिनेटली 3 से जो फर्स्ट नंबर डिवाइड होने वाला आएगा वो 3 ही आएगा, है ना? तो हमारी फर्स्ट टर्म हमें क्लियर है कि डिविजिबल बाय 3 अगर हम नंबर निकालना चाहें तो जो पहला नंबर आएगा वो 3 ही आएगा। और इसी तरह से हम आगे चलते हुए पूरे एंड तक 1000 तक जाएंगे तो हमें पता है लास्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 999 होता है, 999 होता है। तो हमें इस एपी का फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों पता है। फर्स्ट नंबर 3 पता है और लास्ट नंबर 999 पता है, बाकी और कुछ नहीं पता। ठीक है, तो 3 से जस्ट आने वाला नंबर कौन सा होगा? 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इस तरह करके लास्ट नंबर हम 999 तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो अब इनमें से भी ये तो सारे के सारे डिविजिबल बाय 3 नंबर्स निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन था हमें, ये गिवन था कि ओनली 3 के वही डिविजिबल नंबर निकालने हैं जो कि ओड हो, है? ओड नंबर निकालने हैं, मतलब इवन नंबर उसमें नहीं होने चाहिए, इवन नंबर उसमें नहीं आने चाहिए। तो अब इसमें मतलब 3 के बाद में डायरेक्ट 9 आना चाहिए। 6 क्योंकि एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या नहीं आनी चाहिए। सम संख्याओं की बात की जाएगी डिविजिबल नंबर में भी। तो इनमें ओनली डिविजिबल बाय 3 इन ओड नंबर्स की बात करें अगर, मतलब विषम संख्याएं कौन सी है ओनली वो निकालनी है, विषम संख्याएं। तो हमने इसमें से विषम संख्याएं जैसे 3 तो एक विषम संख्या है, ओड नंबर है। इसके बाद में 6 एक इवन नंबर आ गया, तो हम इसको हमारी एपी में नहीं ले सकते। 6 हुआ, 12 हुआ, ये सारे के सारे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमारी इस एपी के अंदर ये नहीं आनी चाहिए। तो फिर अब इस एपी में नंबर कौन से आएंगे? तो अब हमारी जो फाइनल एपी है वो बनेगी 3 बनेगी। 3 के बाद में क्या आएगा? 6 नहीं आएगा, क्या आएगा? 9 आएगा, है ना? इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब 12 नहीं आके क्या आएगा? 15 आएगा। तो समझ रहे हो, केवल और केवल ओड नंबर्स आएंगे, विषम संख्याएं आनी चाहिए। और लास्ट नंबर आएगा 999 क्योंकि वह भी एक क्या है? विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो अब हमारी एक परफेक्ट एपी बन चुकी है जिसके लिए क्वेश्चन में बात की जा रही थी। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि वो नंबर्स निकालने आपको 1 से लेकर 1000 तक जो कि 3 से डिविजिबल भी हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो ओड भी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए।
तो इस तरह से हमारी एपी आ चुकी है। बड़े आगे तो चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म मतलब ए की बात करें प्रथम पद की तो वो 3 है, हाँ? इसी तरह से अगर लास्ट टर्म की बात करें, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद की बात करें जिसको कि हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वह क्या है भाई 999 है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं डी, क्योंकि डी की भी जरूरत पड़ेगी हमें, सारा उत्तर भी निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस की बात करें मतलब सार अंतर की अगर हम बात करें तो सार अंतर कैसे निकाला जा सकता, a2 माइनस a1 करके निकाला जाता था। तो यहाँ a2 क्या है 9 और a1 क्या है 3, तो इस तरह से सारा अंतर कितना आया 6 आ चुका है। तो अब हमारे पास ab है, l भी है और d भी है, और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, टोटल निकालना है इन सभी का। तो ठीक है, टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए लेकिन अभी हमारे पास n नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हमें n की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d होता है कि नहीं। तो यहाँ पे a भी है d भी है, लेकिन n जब तक हमें पता नहीं होगा हम क्या इसका सम निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला Sn is equals to n upon 2 a plus n, क्योंकि हमारे पास यहाँ a और n ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते थे, जब हमें लास्ट में अंतिम पद दिया होता था तो हम ये वाला, तो दोनों ही फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि हम आंसर तो योगफल हम इस दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए ही सबसे जरूरी क्या चीज है n। हमें n जब तक नहीं पता होगा हम इन फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। तो पहले n निकाल ले, तो n निकालने के लिए जैसा कि हमें पता है वी नो जो nth टर्म वाला फॉर्मूला होता था, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, an = a plus n minus 1 into d होता था। और यह का यही फॉर्मूला अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला भी यही होता था, a plus n minus 1 into d। तो जब हमें l की वैल्यू पता है यार 999 है, a भी पता है और d भी पता है, तो यहाँ से हम आराम से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही काम करने वाले हैं, हम जानते हैं n = a plus n minus 1 into d होता है। अब यहाँ लास्ट टर्म क्या है हमारी 999 फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, n की वैल्यू हमें नहीं पता और d की वैल्यू क्या ही है 6 आई है। तो चलिए ये 3 जो इधर है इधर आते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 999 में से 3 माइनस होगा, n minus 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इधर रह जाएगा। अब ये 996 रह जाएगा इज इक्वल्स टू n minus 1। अब ये जो 6 इधर मल्टीप्लाई में वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं 6 1 6 रिमाइंडर रहा 3 39 6 6 36 और फिर से 3 रह गया, 6 6 36। तो ये पूरी बात हो चुका है। इधर बच रहा है 166 इज इक्वल्स टू n minus 1। तो अब ये जो -1 है इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 166 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 167। मतलब टोटल यहां से लेकर 3 से लेकर 999 तक अगर हम जाएंगे तो जो टोटल 3 से डिविजिबल विषम संख्या है जो ओड नंबर से टोटल कितनी निकलेगी 166 निकलेगी। तो अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी, तो अब चाहे से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी उसकी जगह लास्ट टर्म दी हुई है तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ Sn is equals to n by 2 a plus l फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इस इक्वल Sn की वैल्यू n की वैल्यू है 167 n है 167 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या थी हमारी 3 और लास्ट टर्म हमारा क्या था 999। ठीक है, तो 167 में 2 का डिवाइड नहीं करते और 999 में 3 ऐड किया तो क्या आ गया 1002 आ चुका है। तो 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 का डिवाइड करें इसमें 2 5 10 01। तो मतलब 167 को मल्टीप्लाई करना है 501 से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 167 को 501 से मल्टीप्लाई करते हैं 761 0 का मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा, 5 6 जा ओ 7 जा 35
30, 33, 3 रिमाइंडर, 5 1 5 और 3 8, 7 6 6 8 3। तो जो आपका आंसर आया है 83,667। तो ये आपके आंसर आ चुका है। तो ये आंसर क्या आया है कि यह उन संख्याओं का योगफल है, उन संख्याओं का टोटल है जो कि 1 से लेके 1000 तक वो नंबर जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, लेकिन वो नंबर भी कौन से, ओनली विषम संख्या है, ओनली ओड नंबर्स का अगर हम सम करें तो उन सबका सम टोटल कितना आएगा 83,667, 83,667। क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। तो बड़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार रीड करते हैं। इन एन एपी फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म आपको गिवन है। पहली जो टर्म है वो तो 8 है, और जो nth टर्म है हमें nth टर्म की वैल्यू नहीं बताई गई है कि n किस टर्म की हम बात कर रहे हैं। पहली टर्म तो आपके पास 8 गिवन है और nth टर्म है वो 33 है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये जो गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हमारे पास 8 गिवन है, और इसी तरह से nth टर्म की हमें गिवन है वो क्या है 33 है। nth टर्म 33 है। आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज 123। अब मतलब nth टर्म क्या है 33 है, तो पहली जो nth टर्म है उनका अगर हम सम करते हैं तो 123 आता है। एंड ऐसा हमें दिया हुआ है सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है वो है 123 गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? और हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, nth टर्म की वैल्यू फाइंड, n की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड, और दूसरी क्या चीज पूछी गई है, d की वैल्यू पूछी गई है। मतलब हमें कॉमन डिफरेंस है सारे भी इसमें निकालना है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, nth टर्म की वैल्यू हमारे पास 33 दी गई है, तो हमें पता है कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, भी बताया था a + n - 1 × d। तो जब nth टर्म की वैल्यू गिवन है तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करके देंगे एक बार। तो वी नो, हम जानते हैं कि जो nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो a + n - 1 × d होता है। तो वैल्यू पुट करें एक बार। nth टर्म की जो वैल्यू है हमारे पास 33 गिवन है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 8 गिवन है, n हमें पता नहीं है n - 1, और d भी हमें यहाँ अभी तक पता नहीं है। क्लियर? तो चलिए 33 ये 8 को इधर लेके आएंगे, 33 के माइनस हो जाएगा, तो 33 - 8 n - 1 × d। तो 33 में से 8 को माइनस करते हैं, क्या आएगा 25, तो n - 1 × d। अब क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल अननोन है तो हम किसी एक की वैल्यू अभी फाइंड नहीं कर सकते, इसको और आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो हम फिलहाल इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अगर ऐसी कोई चीज है कि आगे तो हम फिर से इसको काम में ले सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए। अब आगे चलते हैं, हमें निकालना क्या था, हमें n की वैल्यू और d की वैल्यू निकालनी है, और सम ऑफ nth टर्म हमें 123 दिए गए हैं। तो Sn दिया गया है हमें, Sn = n/2 2a + n - 1 × d होता है ना ये। अब Sn की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो पुट करते हैं जो भी वैल्यू हमारे पास में। तो 123 हाँ, n की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, n/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास में थी 8 प्लस n की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, और d की वैल्यू बिल्कुल पता नहीं है। तो अभी तक तो ये पूरा का पूरा इसको और ये 2 जो इधर डिवाइड में आ रहा था उसको इधर लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 123 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, n 8 × 16 प्लस n - 1 × d। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे n - 1 × d आ रहा है, और ऊपर भी अभी भी जो हमने काम में लिया था कि 25 = n - 1 × d था। तो मतलब अगर n - 1 × d = 25 है तो n - 1 × d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम 25 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से
ये इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 × 6 4 2 एंड 16 और इस n - 1 इंटू डी की जगह क्या रख रहे हैं 25 पुट कर रहे हैं। चलिए आगे सॉल्व आउट करते हैं। 246 इज इक्वल्स टू एंड और ये क्या हो गया है 41 हो चुका है। अब 41 हमें n की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई का 41 इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 246 अपॉन 41 इज इक्वल्स टू n तो डिवाइड करते हैं तो ये 41 6 हाँ 41 6 241 होता है। तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ से 6 आ चुकी है। अब जब n की वैल्यू आपको जो पूछी गई थी वो n की वैल्यू तो नंबर ऑफ टाइम्स की वैल्यू आपने निकाली है 6 है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है d भी पूछा गया था, यहाँ पे सार अंतर भी पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस भी पूछा गया था। तो अब कैसे निकालें? तो अभी जस्ट आपने ये एक इक्वेशन काम में ली थी 25 n - 1 * d। तो जब इसमें n की भी वैल्यू आ चुकी है तो अब इसी इक्वेशन को दोबारा से काम में ले सकते हैं ना। हमें हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो था 25 = n - 1 * d था, तो 25 = n की वैल्यू अभी भी आपने निकाली है 6, तो 6 पुट कर दें 6 - 1 * d = 25। 6 में से 1 को माइनस किया 5 d आ गया और हमें d की वैल्यू निकालनी है तो 5 इधर जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 25 में 5 का डिवाइड करने पे क्या आ गया 5 आ चुका है। तो अब आपने कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर भी निकाल चुके हैं और जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ टर्म्स सब पदों की संख्या कितनी थी उसमें, तो वो भी आप निकाल चुके हैं, ये 6 है। तो ये इस तरह से हमने बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप समझ में आया होगा। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है 280 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 कैंडिडेट के अंदर एज ए अवार्ड। मतलब ये 280 रुपीज है उनको 4 कैंडिडेट में बांटना है और वो भी कैसे, तो मतलब वो किसी प्राइज मनी है, ये प्राइस 280 जो रुपीज है वो प्राइज मनी है और 4 लोगों में ये बांटनी, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। इफ प्राइज मनी आफ्टर फर्स्ट प्राइज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। अब ये आगे बोल रहा है कि जो फर्स्ट प्राइज है वो तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्राइज को तो पूरी मनी दे रहे हैं हम, लेकिन बाद में जो सेकंड प्राइज आएगा उसको फर्स्ट प्राइज से 20 रुपए कम दे देंगे और इसी तरह से जो थर्ड प्राइज होगा उसको सेकंड प्राइज से 20 कम मिलेगा और इसी तरह से जो फोर्थ प्राइज होगा उसको भी थर्ड प्राइज से 20 कम मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? मतलब हर प्राइज में हर जो पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं उनमें 20 रुपीज का गैप रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको फाइंड करना है कि चारों प्राइस मनी कितनी थी, चारों जो कैंडिडेट थे उनको कितने रुपए मिले प्राइस के तौर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्यूम दैट, माना कि फर्स्ट जो प्राइस है, फर्स्ट प्राइस को हम ए ही मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट प्राइस को हम अब तक ए ही मानते हैं, पहले पद को हम ए ही मानते हैं ना, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट प्राइस को ए मान लिया है। अब सेकंड प्राइस की अगर हम बात करें, सेकंड प्राइस जो होगी वो फर्स्ट जो प्राइस होगी उससे 20 रुपीज कम होगी, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था 20 रुपए कम होगी। तो फर्स्ट प्राइस कितनी थी? ए थी, तो ए में से 20 माइनस करते सेकंड प्राइस क्या होगी? ए माइनस 20 होगी। अब थर्ड प्राइस की बात करें तो थर्ड प्राइस क्या होगी? जो सेकंड प्राइस होगी उसमें से 20 और कम हो जाएगी, तो सेकंड प्राइस हमारी क्या थी? ए माइनस 20, तो a माइनस 20 में से 20 और माइनस कर देंगे, तो इस तरह से a माइनस 40 हमारी क्या होगी? थर्ड प्राइस होगी। अब फोर्थ प्राइस क्या होगी? सिमिलरली फोर्थ प्राइस क्या होगी? थर्ड प्राइस जो था उससे 20 रुपये कम होगी और क्या, तो a माइनस 40 में से 20 और कम कर देंगे, तो a माइनस 60 आ चुका है। तो इस हिसाब से हमारे पास अभी तक जो एपी बन रही है हमें दिखाई दे रहा है कि चारों एपी वाले पद हैं और इन चारों में 20 का डिफरेंस है, चारों टर्म आ चुकी हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है और 20 रुपीज का इनका गेप, वो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है जिसे हम सार का अंतर भी बोलते हैं, वो भी निकाल लेते हैं कि तो सब में 20 का गेप है। तो हमारा जो डी की वैल्यू है वो भी क्या है?
20 है। अब सारे के सारे प्राइस, अब देखिए जो प्राइस की जो टोटल मनी थी वो कितनी थी, 280 रुपीज थी। मतलब बांटने तो 280 है ना, तो कंप्लीटली 280 रुपए खर्च हो जाने हैं और वो चारों में खर्च हो जाने हैं। तो अगर हम चारों को जब वो इनाम देंगे, जो वो पुरस्कार देंगे, तो अगर चारों प्राइस मनी का अगर हम टोटल करेंगे तो वो डेफिनेटली 280 की बराबर आ जाना चाहिए। तो जो 280 रुपीज है वो क्या है, ये वो सम ऑफ nth टर्म है। 280 वही तो होगा ना, इन चारों का टोटल ही तो होगा। तो क्यों ना अब हम एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो अब n इक्वल्स टू यहाँ क्या है, देखिए n आदमी तो 4 ही है ना यहाँ पे, n इक्वल्स टू यहाँ क्या है 4 है, 4 प्राइस को ही देना है। तो चलिए Sn इक्वल्स टू S4 इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस, आप डायरेक्टली l भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, लास्ट टर्म भी आपके पास में, या फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिंपली वैल्यू चलते हैं, a प्लस n ही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। S4 की वैल्यू आपको दी गई है 280 रुपीज इज इक्वल टू n की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू क्या थी, a फर्स्ट प्राइस की वैल्यू, और लास्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी, a माइनस 60, ठीक है। चलिए सॉल्व आउट करते हैं। 2 2 जा 4 हो चुका है, 280 इज इक्वल टू 2 a ये 2a हो चुका है माइनस 60 हो चुका है। अब चलिए 280 इज इक्वल टू 2 2 जा 4a माइनस 6 2 जा 120 इज इक्वल टू, अब 280 ये 120 जो इधर माइनस होगा इधर लाके प्लस में हो जाएगा, 280 प्लस 120 इज इक्वल टू 4a। तो प्लस करते हैं, ये हो गया 400 इज इक्वल टू 4a। अब ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा इधर लाते डिवाइड हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से 400 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 रुपीज, मतलब a की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब देखिए हमने a किसको माना था, पहले प्राइस को माना था, मतलब पहला जो आदमी था जिसको प्राइज मिलने वाली थी, जो फर्स्ट रैंक पे आया है, उसको कितने रुपए मिलेंगे 100 रुपए मिलेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट प्राइज आ चुकी है, फर्स्ट प्राइज है। अब हमें बाकी की और भी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड प्राइज मनी क्या होगी, सेकंड प्राइज मनी हमने बताया था a माइनस 20 होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो 100 में से 20 माइनस करते ही सेकंड प्राइज हमारे पास कितना रुपया आ चुका है 80 रुपया आ चुका है। इसी तरह से थर्ड प्राइज निकाल लेंगे। तो थर्ड प्राइज हमारी क्या थी a माइनस 40, a की वैल्यू हमारी 100 थी, 40 माइनस करते थर्ड प्राइज हमारी क्या आ चुकी है, तीसरे बच्चे को जो इनाम मिलेगा वो 60 रुपए मिलेगा। अब फोर्थ प्राइज निकाल लेते हैं। फोर्थ प्राइज हमारी क्या थी a माइनस 60, तो a की वैल्यू हमारे पास 100 है, 100 में से 60 माइनस कीजिए 40 रुपीज, मतलब जो फोर्थ नंबर पे आएगा उसको कितने रुपए मिलेंगे 40 रुपए मिलेंगे। तो अभी तक हम सोल्व आउट कर चुके हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ये जो चारों मनी आई है 100, 80, 60 और 40, इन चारों को जैसे ही आप प्लस करेंगे वापस से आप क्या पाएंगे कि जो टोटल मनी थी 280 रुपीज वही इसका आंसर आ जाना है। तो मतलब हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व आउट हो चुका है। तो आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक कंपनी जो है वो टीवी का सेट्स बनाती है, टीवी सेट्स है ना, कैबिनेट बनाती है, और आगे जो दिया गया है इट मेक्स 600 टीवी इन थर्ड ईयर, मतलब वो ये बताया गया है, हमें एपी तो नहीं बताई लेकिन ये हिंट जरूर दिया है कि तीसरे साल में वो जो कंपनी है वो 600 टीवी बनाती है थर्ड ईयर में। तो लिख लेते हैं जो भी हमारे पास में आ रहा है। गिवन दैट हमें जो दिया गया है कि हमें A3 की वैल्यू गिवन है, और A3 हमेशा क्या होता है AP में A प्लस 2D, तो A प्लस 2D की वैल्यू हमारे पास 600 रुपीज दी गई है। तो 600 रुपीज नहीं, ये तो टीवी सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से 700 टीवी इन 7th ईयर, और 7वें साल में वो कंपनी कितने टीवी बनाती है 700 टीवी। तो A7 की वैल्यू हमारे पास में क्या है A प्लस 6D इज इक्वल्स टू कितना था 700, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुकी है।
तो चलिए हाँ इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व आउट कर चुके हैं। बस ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल चुकी है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण में मिल चुका है, तो इनको किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा a का कोफिशिएंट सेम है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहे हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 600 और a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 700। माइनस करें तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल में से किसी को भी माइनस करते हैं तो नीचे वाली पॉलिनोमियल होती है उसके सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये a यहाँ नीचे प्लस का था तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये 6d यहाँ प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, इसी तरह से 700 पहले प्लस का था तो यह भी माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, प्लस a में से माइनस a गया तो कंप्लीटली क्रॉस आउट होकर 0 हो गया। अब प्लस के 2d में से माइनस 6d को माइनस करना है तो क्या आएगा, माइनस 4d इज इक्वल्स टू, अब 600 में से माइनस 700 माइनस करना है तो क्या आएगा, माइनस 100। क्लियर है? तो इस तरह से हमें d की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 4d इज इक्वल्स टू माइनस 100 है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाती है, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस 100 में डिवाइड करेंगे हम माइनस 4 का, तो माइनस में माइनस का जब डिवाइड करते हैं तो वो तो प्लस हो गया, और 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी d की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई 25। क्लियर है? अब d की वैल्यू 25 आ चुकी है तो a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो इस d की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, आपने आप हमारे a की वैल्यू भी आ जाएगी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 600 था। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास अभी भी निकाली है, पुट करते हैं। तो a प्लस 2 और d की वैल्यू 25 आएगी इज इक्वल टू 600। तो a प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 इज इक्वल टू 600 आ चुका है। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 600। यह जो इधर प्लस में था उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 50। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 600 में से 50 जाते 550 आ गया है, a की वैल्यू 550 आ चुकी है। तो ये पहले एक a है, a क्या कहलाता था, हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता था। ठीक है, क्लियर है? अभी तक हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में आगे रीड करते हैं और क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो बताइए कि इस कंपनी ने पहले ईयर में कितने टीवी सेट्स प्रोडक्शन किए थे, कितने टीवी सेट उन्होंने बनाए थे, उत्पादित किए थे। तो हमारी a की वैल्यू 550 आ रही है, तो पहले साल की वैल्यू ही तो a कहलाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारा डायरेक्टली आ चुका है। तो टीवी सेट प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर, तो a इज इक्वल टू 550। तो पहले साल में जो टीवी सेट बनाए गए वो कितने टीवी सेट बनाए गए थे, 550 टीवी सेट्स बनाए गए थे। चलिए आगे सेकंड जो क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, कि 10वें साल में कितने टीवी सेट्स बनेंगे। तो जब हमारे पास a भी है b भी है तो 10th ईयर में निकाल सकते हैं। तो 10th ईयर में क्या होगा, a10 निकालना है, a10 क्या होगा, a प्लस 90 होगा डेफिनेटली। 10 में से एक कम ही d का मल्टीपल बन जाता है, जैसे कि पहले की वीडियोस में बताया था मैंने। सॉरी, वैल्यू पुट करते हैं a और d। a की वैल्यू हमारे पास 550 आई है अभी 9, और d हमारा क्या था, d 25 आया था इसके ऊपर। तो 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 550 प्लस 25 9 जा 225, 25 9 जा 225 होता है, प्लस करते हैं। तो 505
5 to 7, 5 to 7, मतलब कि 10वें साल में यह जो कंपनी है कितने टीवी सेट बनाएगी? 775 टीवी सेट बनाएगी, 775 टीवी सेट्स बनाएगी। तभी सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व आउट हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? टोटल प्रोडक्शन टिल 7th ईयर। अब ये थर्ड क्वेश्चन में ये जो पूछ रहा है कि बताइए 7वें साल तक, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 7th ईयर तक, 7वें साल तक उस कंपनी ने टोटल कितने टीवी सेट्स बनाए। मतलब हमें क्या निकालना है? S7 निकालना है। तो हमें यह भी पता है कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ था 550 का, और 7th ईयर में भी प्रोडक्शन का पता है कि 7th ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ था वो 700 हुआ था, ये 700 हुआ था। तो मतलब जब पहले एक ही भी वैल्यू हमारे पास में और लास्ट ईयर मतलब जो 7th ईयर है उसमें 7th ईयर की प्रोडक्शन वैल्यू भी हमारे पास में 700, तो जो 700 है वो हमारा यहाँ पे क्या काम में ले सकते हैं? एल की वैल्यू भी काम में ले सकते हैं। तो थर्ड इज इक्वल्स टू S1 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस, क्योंकि हमारे पास l की वैल्यू भी है, 7th ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ था? 700 हुआ था, तो हम l वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। आप चाहें तो वर्ग जो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d वाला फॉर्मूला भी यूज ले सकते हैं, तो उसमें उससे भी वही आंसर आने वाला है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जब n की वैल्यू है तो क्यों ना हम इसी को यूज करें। तो वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 7th ईयर तक निकालनी है, a की वैल्यू क्या है हमारी? a की वैल्यू है 550, और 7th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ था? 700 हुआ था, इज इक्वल्स टू 7/2 आप ऐड कर लेते हैं, 50 1250 आ चुका है। तो 1250 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 6 जा 2 2 जा 4 2 5 625, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई 625 करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 4375, मतलब कि फर्स्ट ईयर से लेके 7th ईयर तक उस कंपनी ने टोटल कितने टीवी सेट्स बना दिए थे? 4375 टीवी सेट्स बना दिए थे। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो एक बार फिर से आप इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, और प्लीज अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, क्योंकि आने वाली वीडियोस जब भी अपलोड होंगे तो आपको नोटिफाई किया जा सके और आप मेरे साथ इस टाइम पीरियड को यूजफुल बना सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।